गुप्तोत्तर साम्राज्य का लेवल 2 का क्वेश्चन देख लेते हैं ना। तो क्वेश्चन है कि उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो वो थे आर्यभट्ट, आर्यभद्र नहीं आर्यभट्ट। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है चीनी यात्री हेन सांग किसके शासन काल में भारत आया। तो देखिए चीनी यात्री में ह से हेन सांग, ह से हर्षवर्धन। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चीनी यात्री बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से लेकर 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्षों की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध था। तो वो कौन सा था? हेनसांग था, लेनसांग नहीं, हेनसांग। अच्छा, इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया? तो हेनसांग। क्वेश्चन बार बार यही पूछ रहा है। इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों रूप में रहा? अच्छा, तो पहले हेनसांग 17 वर्ष तक रहा, तो पहले पढ़ाई किया होगा फिर शिक्षक बन गया होगा। इसके बाद हम 57 के बाद 58 पे जाते हैं ना। हाँ, बाणभट्ट किसके राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के थे। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक हैं? तो उनके 9 रत्नों में से वराहमिहिर एक है। इनमें से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। उनकी पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त। प्रभाव था भाई चंद्रगुप्त द्वितीय का, तो प्रभावती से प्रभावती याद कर लेंगे ऐसे। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय का ही एक अन्य नाम है। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत किसकी कृति है? तो ये है कालिदास की। मेघदूत कालिदास ने लिखा था। प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी हैं? गुप्त वंश ने, राजपूत वंश ने? तो गुप्त वंश ने ही लिखी होगी। प्रयाग प्रशस्ति देख लेते हैं। तो ये है गुप्त वंश। गुप्त साम्राज्य में निम्नलिखित राजाओं में से कौन अच्छा वीणावादक था? तो समुद्रगुप्त। किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था गुप्त साम्राज्य, जो कि चौथी। एक मिनट, इसका जो पेन है ना वो शायद थोड़ा, इसे हम ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य चौथी शताब्दी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल को भारतीय इतिहास को स्वर्ण युग कहा जाता? तो अभी हम लोग पढ़े गुप्त काल और चौथी शताब्दी। इसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, क्योंकि कुमार लोग ही पढ़ने आते थे। ठीक है, ऐसे मतलब ट्रिक है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? तो वो संभाली थी हमारे समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद ना। हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे? हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधों का युग कहा गया। तो राजपूत आए। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास राजपूत का साम्राज्य आया, प्रभुत्व आया और उनके काल को भारत के अंधे युग का काल कहा गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का ईस्वी में गुजरात का विस्तार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात, एक मिनट कट करूँ भाई, यस नो ये हाँ। तो चंद्रगुप्त ने ये 1930 में, जैसे कि ये हमारा भारत है, हमको भारत का मैप, ठीक है, ऐसे फिर ये थोड़ा बहुत, फिर ये ऐसे, ये तो चतुष्कोणीय हो गया ना, ऐसे रियल में है, मतलब बुक में लिखा है।
तो ये हमारा यहाँ गुजरात है ना, तो गुजरात साइड में विस्तार हुआ। इसके बाद चीनी यात्री इत्सिंग ने 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत लिखा। किस पर? तो चीनी यात्री इत्सिंग ने ताम्रलिपि पर लिखा था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने पर अधिकार प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया। बादामी पर, कनीज पर, दिल्ली पर कि गुजरात पर? तो ये कनीज मतलब कनीज क्या होता है यार? कन्नौज हो सकता है, कनीज नहीं पता। 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने में से कौन सा छोटा साम्राज्य स्थापित किया? तो गुप्त ने मगध में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी? तो वो पाटलिपुत्र थी। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो वो थे श्रीगुप्त। सबसे पहले श्रीगुप्त ने ही गुप्त वंश की स्थापना की थी। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त, ऐसे आए। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो वो किया था फाह्यान ने, गुप्त वंश के समय भारत का भ्रमण फाह्यान ने किया था। अब 800 से लेके 1200 ईसा पूर्व तक की राजनीतिक स्थिति देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था विक्रमशिला धर्मपाल के साम्राज्य में स्थापित किया गया था। धर्मपाल के किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। तंजीर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कब कराया गया था? तो राजराजेश्वर 2 बार है, तो राजराव, ये भी मिलता जुलता है, तो राजराव प्रथम के द्वारा राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण 985 से लेके 1014 ईसा पूर्व। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो ये चंदेल शासकों ने कराया था। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। वत्सराज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक था वत्सराज। संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध है पाल वंशी रामपाल से। ठीक है, राम मिल रहा है ना, तो राम से, इसे रामचंद्र, इस गुर्जर परिहार में भी रामचंद्र से नहीं, ये पाल वंशी पालन। अब जैसे राम भगवान पालनहार है ना, तो ऐसे रामपाल कर सकते हैं। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो छठे का और ऑप्शन क्या है? तमिलनाडु, लास्ट बी, इसका बी आंसर है। तो ओदंतपुर जो है वो बिहार का शिक्षा केंद्र है, ओदंतपुर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो वो थे विक्रमशिला के धर्मपाल। विक्रम ने धर्म की रक्षा की, धर्मपाल। चोल वंश का संस्थापक कौन है? चोल वंश का संस्थापक विजयालय है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार का क्या कहलाते हैं? तो उसे कहते हैं गोपुरम कहते हैं उसे, क्योंकि देखिए उधर के सब डांस वांस इन सब में ना पुरम ऐसे करके आदिपुरम ये वो, तो इस वजह से पुरम ही अलग अलग भी रहा है, तो वैसे भी लग सकता था गोपुरम। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले? तो ये मिले थे कर्नाटक में। राष्ट्रकूट वंश से 5 शिलालेख कर्नाटक में। दक्षिण भारत के साहूकारों का क्या नाम था? उन्हें चेट्टी कहते थे, चेट्टी। वो भी तो चेट्टी से याद कर सकते हैं, जो रोबोट में चेट्टी बना था। परमार वंश को स्थापित किया था, परमार वंश को उपेंद्र ने
उपेंद्र ने परमार वंश को स्थापित किया था। निम्नलिखित शासकों में से किसको मलाया, सुमात्रा, जावा की विजय का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है राजेंद्र चोल प्रथम को। चोल जो थे मतलब चंचल थे, चलते चलते, चोल मतलब चाल कर सकते हैं, तो वो हर जगह घूमते टहलते थे। तो मलाया, सुमात्रा, जावा इन जगह पे राजेंद्र चोल प्रथम गए थे। सिंध पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? अरबी या अरब कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन हैं? तो ये थे चंद्र बरदाई। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था? तो वो था नदिया। बाकी नालंदा और विक्रमशिला तो हम लोग को याद भी है, नदिया। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की? तो देवपाल से प्रार्थना की थी, किसने की थी? बालपुत्र देव ने। तो चलिए, कल्लड़ की पुस्तक राजतरंगिणी, ये बहुत बार क्वेश्चन भी आया है। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत में कब स्टार्ट किया? तो वो किया था 1027 ईस्वी में। फिर एलोह में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था, तो ये हुआ था चालुक्य काल में। ठीक है, अब हम दक्षिण भारतीय राजवंश को बाद में देखेंगे। थैंक यू सो मच।